अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। 5 जनवरी वो दिन के जब दुनिया भर में मौजूद तमाम कश्मीरी हक़ खुद इरादत मनाते हैं। वो याद करते हैं कि 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों का इस्तिस्वाब राय का हक़ तस्लीम किया, जिसे आज तक नाफिज नहीं किया गया है। भारतीय इक़दामात को आलमी बिरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक़ की आलमी तंजीमें यकसर मुस्तरद कर चुकी हैं, लेकिन भारतीय फ़ौज ने कश्मीर को सबसे बड़ी फ़ौजी छावनी में तब्दील कर रखा है। आज कश्मीर के ये हालात और वहाँ जारी मज़ालिम दुनिया को उनकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से अब 72 साल पहले किए गए वादे को पूरा करने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन क्या इस पर कश्मीरियों की आवाज़ कभी सुनी जाएगी जो गुज़िश्ता 72 सालों से ताहाल नहीं सुनी जा सकी? दूसरी तरफ सानिया हज के लवाहिकीन भी शिद्दत गम से निढाल हैं और दुख की इस घड़ी में वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को न सिर्फ अपने दरमियान बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में अपने शाना बशाना देखना चाहते हैं। जब तक वज़ीर-ए-आज़म हज़ारा बिरादरी के गम में खुद जाकर शरीक नहीं होंगे, वो अपने प्यारों की तदफीन हरगिज़ नहीं करेंगे। क्या ये वो वक्त नहीं है जब वज़ीर-ए-आज़म को अपनी तमाम तर मसरूफियात को तर्क करके बलूचिस्तान जाना चाहिए? और आखिर में बात कर वाक़े पर मंदिर की बहाली के अखराजात जिम्मेदारों से वसूल करने के अहकामात की। सुप्रीम कोर्ट के इस इक़दाम से क्या मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात की हौसला शिकनी होगी? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया बेचौताई साहब, NBC। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। जनरल साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार आयशा बख्श साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। आयशा, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार अनिका निसार साहिबा भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास साहब। अमीर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले आज की तारीख के हवाले से कि जिसको न सिर्फ यादगार बनाने के लिए बल्कि भारत से अपना पीछा छुड़वाने के लिए हर साल कश्मीरी आज के दिन अपना हक़ खुद इरादियत मनाते हैं। लेकिन वो क्या वजूहात हैं कि जिसकी बिना पर 72 साल होने के बावजूद आज भी आलमी बिरादरी अपनी चुप तोड़ने का नाम नहीं ले रही है? और अगर हम बात करें 5 अगस्त 2019 के हवाले से, तो उस वक्त से लेकर आज तक तकरीबन बहुत से ज़्यादा ये रोज़ हो चुके हैं और जो बुनियादी तौर पर हुकूक हैं कश्मीरियों के, वो मुसलसल पामाल होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज का एहतजाज क्या कोई रंग लाएगा? क्या हम कह सकते हैं कि कश्मीरी हक़ खुद इरादत मना तो रहे हैं, लेकिन आलमी बिरादरी कभी कश्मीरियों की आवाज़ सुन पाएगी? नासिर बेचौताई साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। सबसे पहले ये बताइएगा, 72 साल तो हो गए जद्दोजहद को, लेकिन क्या हम आगे उम्मीद कर सकते हैं कि आलमी बिरादरी ये खामोश का रोज़ा तोड़ देगी? ज़रिया, भी 5 जनवरी जो आया था वो मेरे कहने पर या हमारी हुकूमत के कहने पर नहीं आया था, ये नेहरू जी के कहने पर आया था। और 5 जनवरी को नेहरू ने अपनी पिटाई से और पाकिस्तानी जवानों के और कबायलियों के पेशकदमी से खौफ में आकर, लड़ाई से खौफ में आकर, शिकस्त सामने देखकर यूएनओ में प्रपोज़ल दिया था कि जी रेफरेंडम करवाया जाए, इस्तिस्वाब राय करवाया जाए और कश्मीरियों को यह मौका दिया जाए कि वो तय करें कि वो किसके साथ हैं। तो चले, हमने मान लिया था। मेरा ख़्याल है हम अब बहुत दूर बैठे 72 साल बाद ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि ये फ़ैसला गलत था हमारा मानने का। लोग कहते हैं कि अगर मैं फ़ैसला नहीं मानते और पुश करते रहते तो श्रीनगर एयरपोर्ट की लाइट्स हमको नज़र आ रही थी, वहाँ से वापस आना पड़ा आपको। खैर, मैं जहाँ तक ताल्लुक़ आज के दौर का है, मैं आज भी इस बात पर कायल हूँ कि कश्मीरियों की स्ट्रगल बहुत बड़ी स्ट्रगल है। 72 साल हो गए हैं वो लड़ रहे हैं, बल्कि 72 साल से नहीं 100 साल से लड़ रहे हैं। वो डोगरा राज लड़ रहे हैं, वो डोगरों से लेकर आज तक लड़ते आ रहे हैं। लेकिन ये कि उनकी अमली मदद किसी ने कभी नहीं की। उनकी मदद को कोई नहीं पहुँचा सिवाय मादी इखलाक़ी, सिफारती और बयानिए की मदद के बगैर। मेरा ख़्याल है वो वक्त आ गया है कि हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम ये काफ़ी कर रहे हैं, इतना काफ़ी है? क्या हमारी सिफारती कोशिशें सिर्फ यही हैं कि हम खड़े होकर लेक्चर दें सेनेट में उन लोगों को जिनकी पार्टियों की बुनियादी मसला कश्मीर है? क्या हम ये कहें कि कश्मीर पर सब मुत्तफ़िक़ हो जाएँ? कौन मुत्तफ़िक़ नहीं है कश्मीर पर? मुझे नाम बताएं उसका। मुत्तफ़िक़ कौन नहीं है? कौन इत्तेफाक राय से इनकार कर रहा है? मैं तो कहता हूँ हमला कर दें इंडिया के ऊपर, चलें आ जाएं। आप मुझसे मुत्तफ़िक़ हैं? नहीं होंगे, यकीन नहीं होंगे। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि आप अपनी सिफारती जंग बहुत बड़े पैमाने पर लड़ें, इतना बड़े पैमाने पर लड़ें कि कम अज़ कम कश्मीर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का एक
सफ़ीर खुसूसी मुतय्यन हो जाए, तानियात हो जाए, वो बातचीत शुरू करे। कम से कम यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप कश्मीर श्रीनगर में तानियात हो जाए LOC के ऊपर, इतना तो कर ले कम से कम, वरना तो फिर वही रहेगा कि अगला साल भी ऐसे मनाएंगे, हम वादे करते रहेंगे। सही। जनरल साहब, नासिर बी चुगताई साहब ने फरमाया कि इखलाकी जंग, सफारती जंग, आलमी इमदाद, ये सब कुछ होता रहा, लेकिन इससे कुछ बढ़कर करने की ज़रूरत है। ऐसा क्या किया जाए कि आलमी बिरादरी भी कश्मीरियों की आवाज़ सुन सके और उनके हुकूक उन्हें दिलवा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो आज का दिन जो हम मनाते हैं वो बुनियादी तौर पे दुनिया को यही बताना चाहते हैं कि हम भूले नहीं, ना कश्मीरी भूले, ना पाकिस्तान भूला, कि ये एक वो दिन है जिस दिन के उनसे वादा किया गया था कि आपको इस्तिस्वाब राय का हक दिया जा रहा है। अब चीज़ ये है कि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इतने सालों में नतीजा नहीं निकला, लेकिन आपने 3 जंगें कश्मीर के ऊपर ही लड़ी, 48 की, फिर 65 और उसके बाद ये जो कारगिल वाली वॉर हुई, ये बेनतीजा रही और कश्मीर का मसला तो हल नहीं हुआ। पहले जो 48 में था उस वक्त भी एक, उसके बाद मिलिट्री बगावत हुई, वो इसी चीज़ पे थी कि मिलिट्री कमांडर्स जो हैं उस वक्त के वो इस चीज़ पे मुत्तफिक नहीं थे कि हम सीज फायर को तस्लीम करें। नतीजा ये कि उस जमाने में एक बगावत हुई और वो बगावत जो है वो कुचल दी गई, लोग उनको जेलों में डाला गया। और फिर आपने देखा कि हम पहुंचे उस नहज पे जहां 1971 की जंग हुई और उसके बाद हमें शिमला एग्रीमेंट करना पड़ा। शिमला एग्रीमेंट के बाद ये बहुत हद तक एक 2 तरफा मामला बन गया। तो उससे बैन अल-अक़वामी कुव्वतें, यूनाइटेड नेशन वगैरह वो अपने हाथ मल के एक तरफ हो गए, फारिग हो गए, क्योंकि बातचीत का ये मसला खुल गया कि जनाब अब 2 तरफा बात होगी। जो भारत को समझ थी कि वो इसको कैसे अवॉइड करते रहेंगे, उन्होंने मुख्तलिफ वक्तों पर मुख्तलिफ बहाने लिए और फिर आगे आपने देखा कि पिछले 20 साल से वो टेररिज्म का किस्सा खोल के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं और उनको ये मकसद पूरा हो जाता है कि कश्मीर पे बात ना करने का बहाना मिल जाता है। तो इस तरह ये चीज़ लटकती गई। अब चीज़ ये है कि इसके बाद आप बन गए एक, आप और भारत दोनों मुल्क जो हैं ये जौहरी कुव्वतें बन गए। अब आप न्यूक्लियर पावर होने की हैसियत से आपको डेफिनेटली इंटरनेशनल कम्युनिटी के एक बहुत जिम्मेदार मुल्क के तौर पे अपने आप को पेश करना है। आप हर वक्त उठा के तलवार नहीं लहरा सकते कि दुनिया आपके पीछे पड़ जाए कि ये क्या हो गया कि बंदर के हाथ में उस तरह आ गया और ये अभी किसी को भी मार देगा। ये चीज़ जो नहीं होनी चाहिए। लिहाजा जंग के लिए तैयार रहें, भारत को मौका दें कि वो किसी जगह इनिशिएट करे और फिर आप भरपूर जवाब दें। लेकिन ये कहीं नजर नहीं आना चाहिए कि जंग आप छेड़ने वाले हैं, क्योंकि नेचुरली आप जिम्मेदारी हैं। मगर ये भी मैसेज कभी नहीं जाना चाहिए कि हम जंग करना नहीं चाहते। मैसेज हमेशा यही जाना चाहिए कि जंग के लिए तैयार हैं और कश्मीर की आज़ादी हमारा पहला मकसद है और इसके लिए कोई कुर्बानी भी देने से पाकिस्तान गुरेज नहीं करेगा, वो जंग हो या कोई भी हो। तो मैसेज जो है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए कि पाकिस्तान पीछे हट नहीं रहा जंग से, लेकिन एक जिम्मेदार मुल्क होने की हैसियत से तैयार है और बिल्कुल जंग लड़ने के लिए तैयार है। अब इसके साथ साथ ये है जो NBC ने बात की, वो मैं उस पे आता हूँ, वो बहुत ही जरूरी है। हमें अपने गिरबानों में ये झांकना है कि कश्मीरी जब ये समझते हैं कि हम उनकी आवाज हैं, तो क्या वाकई हमने उनकी आवाज बन के दिखाया? क्या हमने उनकी आवाज को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया? क्या वो जो दुनिया की कुव्वतें जिनके जमीर सोए हुए हैं उनको जो जोड़ने की कोशिश की? 10 साल तो पिछले कश्मीर का नाम ही नहीं लिया किसी ने। उफा में हम थे और वहां पे आपने देखा कि जो जॉइंट कम्युनिटी का इशू हुआ उसमें जिक्र तक नहीं था कश्मीर का। क्या ये हमारी वफादारी थी कश्मीरियों के साथ? और आज जब हम कुछ ना कुछ जिक्र करते हैं कश्मीर का, तो हम वो किसी भी अंदाजे से, किसी भी तरीके से अगर देखें तो हम वो जद्दोजहद, वो कोशिश, वो रिप्रेजेंटेशन उनकी नहीं कर रहे जिसकी जरूरत है। सही। यहाँ तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम कोशिशें जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी मुतासर कुन नहीं है कि आलमी बिरादरी का जमीर झंझोड़ सकें, और जब तक हमारी कोशिशें इतनी मुतासर कुन नहीं होंगी तब तक कश्मीरियों की आवाज नहीं सुनी जाएगी। एक सेकंड, अगर आप एक ट्वीट कर दें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, तो फिर कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। दुनिया उसका नोटिस लेगी? दुनिया नहीं लेगी। सही। ये जरूरी है कि आप हर कैपिटल में जाके अपनी आवाज सुनाएं, आपके डेलीगेशन जाएं, आपके ह्यूमन राइट्स के लोग जाएं। ठीक है,
इस तरह नहीं है। चलिए जनरल साहब, आपने जिस तरफ इशारा किया वहां पे मैं एक और नुक्ता ऐड करूंगी। यहाँ पे मेरे आपकी तरफ आते हुए जब हम बात करते हैं कि दुनिया भर में आज कश्मीरी यौम हक़ खुद इरादत मना रहे हैं, तो दुनिया भर में सिर्फ पाकिस्तान में आजाद जम्मू कश्मीर में बैठे कश्मीरी नहीं आते, पूरी दुनिया में मौजूद कश्मीरी आते। तो क्या ये सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है? उम्मत मुस्लिमा या मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद वो कहाँ पे स्टैंड करता है? आप जरा देखें, हम पूरे साल में कितने दिन मनाते हैं कश्मीर के लिए। आज 5 जनवरी है और 5 जनवरी का दिन मनाया जाता है कश्मीर के हक़ खुद इरादियत के दिन के तौर पर। आज से ठीक 1 माह के बाद 5 फरवरी को जब आप प्रोग्राम कर रही होंगी तो आप यही सवाल उठा रही होंगी कि आज 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मना रहे होंगे हम। 9 फरवरी को जब आप प्रोग्राम कर रही होंगी तो हम अफजल गुरु की शहादत का दिन मना रहे होंगे। जब 11 फरवरी को आप प्रोग्राम कर रही होंगी तो हम मकबूल बट शहीद की जो है शहादत का दिन मना रहे होंगे। फिर जब 5 अगस्त आएगा तो फिर आप यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रही होंगी। फिर जब 24 अक्टूबर आएगा तो आप यौम तासीस आज़ाद कश्मीर मना रही होंगी। बाबा, आप जब शुरू हुए थे 73 साल पहले तो एक दिन था कश्मीर का। आप जिस तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपका हर आने वाला दिन कश्मीर के मजालिम के साथ मंसूब होता चला जा रहा है। खुदा न खास्ता ऐसा वक्त आए कि आपका हर दिन कश्मीर के किसी न किसी जुल्म की दास्तान लिए हो और हम हर प्रोग्राम में ये बात कर रहे हो। जो बात नासिर बेग चुगताई साहब ने की, मैं उससे इत्तफाक करता हूं कि आपको अपने ऑप्टिक्स से ये दुनिया को दिखाना है कि कश्मीर वाकई आपकी शहरग है। कश्मीर के बगैर आप नवाला नहीं निकल सकते हैं। ये आपको दुनिया को बताना है जो आप नहीं बता पा रहे हैं। कभी कभी ट्विटर के जरिए से प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट जो है वो काफी नहीं है कश्मीर की आजादी के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और शाह महमूद कुरैशी या वजारत खारजा के तर्जुमान का 2 महीने के बाद एक बयान दाग देना ये कश्मीर की आजादी के लिए काफी नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में सितंबर में जनरल असम्बली के सालाना इजलास में कश्मीर की गर्दान पड़ देना कश्मीर को आजाद नहीं करवाएगा। हमारे टॉक शोज में हफ्तों बाद कश्मीर का लफ्ज निकल आना ये कश्मीर को आजाद नहीं करवाएगा। आपको कुछ ऑप्टिक्स ऐसे इख्तियार करने हैं कि दुनिया जब पाकिस्तान को सुने तो उसको कश्मीर नजर आए। इसके ऊपर कई तजावीज आती रही है, जिसमें से एक तजवीज जो है जिसका चुगताई साहब ने जिक्र किया, यह तजवीज भी आई कि आप एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दें ऑन कश्मीर अफेयर्स। वो कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन दुनिया को पता चलेगा कि कश्मीर वाकई इस मुल्क के लिए कोई अहम चीज है। आप एक डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर बना दें ऑन कश्मीर अफेयर्स, जो कुछ भी नहीं करेगा, कश्मीर पे बात करेगा, लेकिन दुनिया समझेगी कि हाँ कश्मीर माने रखता है इस मुल्क के लिए। आप क्या कर रहे हैं? यानी ये इमरान खान साहब जब भी बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो मोंग दलते हैं मोदी के सीने पर, वो आलमी जमीर को भी झंझोड़ते हैं। लेकिन ये हमें फिर इमरान खान साहब को भी झंझोड़ना पड़ता है कि भाई अब आप एक ट्वीट दाग दें, तो आपको एक मुस्तकिल अपरेटस बनाना पड़ेगा, मुस्तकिल सेटअप बनाना पड़ेगा कि जो कश्मीर के ऊपर 24 घंटे काम करता रहे। वो पूरी दुनिया में एग्जीबिशंस मुनक्किद करे ह्यूमन राइट्स के ऊपर। आप देखें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्टर्न यूरोप, ये वो मुमालिक हैं कि जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन है पूरी दुनिया में। आप इनके सामने तस्वीर लेकर तो जाएं ह्यूमन राइट्स वायलेशन की कश्मीर के अंदर, तो फिर देखें ये लोग कैसे आपके साथ खड़े होते हैं। इसी तरह से आपको जो आलमी ताकतें हैं उनके अंदर लॉबिंग करनी है। ठीक है, आपके लॉबिस्ट होने चाहिए। ये वो काम है जो एक बेहतर पॉइंट है अमीर, अगर आप मुझे इजाजत दें मैं आगे भी बढ़ सकूं। जो आपने पॉइंट यहाँ पर रेज किया, मैं आयशा उसी की तरफ आऊंगी। यहाँ पर एक शख्सियत या एक नुमाइंदा मुकर्रर करने की मेरी बात कर रहे हैं, जो कि अक्सर मैंने भी कश्मीर ट्रांसमिशन में जिक्र किया कि ज़ल्मे खलीलजाद साहब की अपॉइंटमेंट की तरह कोई ना कोई ऐसी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए जो कि कश्मीर इशू पर बात करती रहे और वो नुमाइंदा दोनों तरफ से मुतालबात या मुज़ाकरात के लिए बातचीत कर। अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से जो हमारी काविश हैं कि कश्मीर के हवाले से भी उसी तरह से नजर आती हैं, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि आलमी बिरादरी कश्मीर की आवाज़ सुनेगी? अच्छा सॉरी, ज़ल्मे से पहले रिचर्ड हॉलब्रूक भी थे, तो ये उनकी ये पॉलिसी है। जी आयशा। बाबर,
कंटिन्यूटी पॉलिसी। अच्छा जरिया, बहुत शुक्रिया। ये जहां तक गुफ्तगू आई यहीं से आगे लेकर चलते हैं। जो अमीर भी बात कर रहे थे, मेरा ख्याल से ये जानने के लिए कि हम कुछ क्यों नहीं कर सके, पहले ये तस्लीम करना जरूरी है कि हम गलत कहां पर हैं। हम कश्मीर को लेकर और भारत को लेकर खुद एक सिक्योरिटी स्टेट बन गए। 73 साल गुजर गए, हमने लड़ाइयां, झगड़े, जंगे सब की, न्यूक्लियर पावर बन गए। उसके बाद हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बने, फिर हम मुज़ाकरात, बातचीत और जी बैठ कर गुफ्तगू के जरिए हल निकाला जाए। जो ऊपर बात हुई कि हम मुत्तफिक हैं, मुत्तफिक हम नहीं हैं इस हिसाब से कि तरजीहन कश्मीर हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर नहीं है। जब तक ये ना तस्लीम कर लिया जाए, जैसे भी कहा गया, ये कश्मीर हमारी शाहरग है और इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम आगे बढ़ चुके हैं कहने की हद तक, ठीक है, यहाँ नारे जरूर लगा दिए जाते हैं, बातें जरूर की जाती हैं, लेकिन कश्मीर तरजीह नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। यहाँ कश्मीर कमेटियों के साथ जो मजाक होता रहा, आप ओहदे जितने मर्जी बांट ले, एक नैरेटिव होता है। इस मुल्क में 4 नस्लें आगे आप जा चुके, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक। क्या आज का नौजवान उस जगह पर वैसे जुड़ा हुआ है? नारा लगाना और बात है, जमीनी हकीकत पर जाकर समझना, उस रिश्ते को महसूस करना, जानना और उसके लिए तैयार होना, ये बड़ी मुख्तलिफ बात है। आज आप माशरे में बाहर जाएं, यहाँ और कई तरह की चीजें, ये जो अभी जिस तरह अमीर ने दिन गिनवाए, हम ये सब दिन बैठ के बना लेते हैं, तकरीरें कर ली जाती हैं, सेमिनार्स हो जाते हैं। क्या वो डे टू डे हमारे अफेयर्स का हिस्सा है? वो हमारे अफेयर्स का हिस्सा नहीं है। हमें दुनिया को ये बावर क्यों नहीं कराया गया 73 सालों में कि कश्मीर हमारे लिए क्या है? भारत ओआईसी के अंदर जाकर बैठ चुका है। भारत की क्या इंपॉर्टेंस है मिडल ईस्ट में? भारत के सऊदी अरेबिया के साथ क्या ताल्लुकात हैं? हम कौन हैं? हम कहां हैं कश्मीर को लेकर? मुद्दई मुकदमा तो हम थे, हम क्यों नाकाम हुए? हमारे पास सबसे बड़ी जो चीज थी वो यही थी कि हम अपने सिफारती जराये के जरिए, आप देखें ना कि हमने जंगें भी लड़ ली, हमने बातचीत भी कर ली, हमारा हमसाया भारत है, हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। हमें इस कोर्स करेक्शन की जरूरत है कि आज हम जहां खड़े हैं, यहां से आगे वो कौन सा रास्ता है जो कश्मीर के लिए रास्ते खोल सकता है, वहां के लोगों के लिए आसानियां ला सकता है। वहां तो जेल है, लोगों की जिंदगियां मजीद तंग हो चुकी। हमारे यहाँ क्या कोई फर्क पड़ रहा है? आपके ख्याल में क्या दिन सेलिब्रेट करने से दुनिया सुनेगी? हमारी दुनिया के नजदीक हैसियत क्या है? ये सबसे बड़ा सवाल है। यहां से कितनी सेन वॉइसेस दुनिया तक जाती हैं? पाकिस्तान से क्या पैगाम दुनिया में जाता है जो हम कश्मीर के लिए आवाज लेके जाए और कोई सुनेगा? हम नाकाम हुए हैं अपने फॉरेन साइड पर, मुकम्मल तौर पर। यहां पर यह निकालने की जरूरत है कि हम क्यों कश्मीर का केस दुरुस्त तौर प्रेजेंट नहीं कर सके, हम एक नाकाम मुद्दई क्यों बने। जिस दिन हम ये तस्लीम करेंगे कि हम इस वजह से नाकाम मुद्दई बने, आगे जाने का हमारा रास्ता आज ये होना चाहिए। 73 साल बाद वो रास्ते नहीं हो सकते जो 73 साल पहले थे। इवन 10 साल पहले भी जो रास्ते होंगे शायद आगे ना हो। उसके लिए हमें खुद पहले सीखना होगा, अपने अवाम को समझाना और सिखाना होगा। जब आपका मुल्क एक प्लेटफॉर्म पर एक नुक्ते के साथ मौजूद होगा तो एक आवाज उठेगी। हमारी तो एक जानदार आवाज नहीं है कश्मीर को लेकर। चंद मिनट खड़े हो जाना, चंद प्रोग्राम्स पे बात कर लेना या हम इस तरह जज्बातियों के गुफ्तगू कर लें, ये तो खाना पूरी है कि हमने अच्छा एक दिन है, हमें बात करनी है, कर लें जी, कश्मीर 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 हमारी शारग है। लेकिन क्या कर कुछ नहीं रहे। जमीनी हकीकत बहुत मुख्तलिफ है, आप यानी कि ग्राउंड रियलिटीज कुछ मुख्तलिफ हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक रियलिटी का मैं भी जिक्र करूंगी अनिका आपके पास आते हुए। जब हम बात करते हैं कि हुकूमती तरजीहात का कश्मीर हिस्सा नहीं है, इसलिए कश्मीरियों के हकूक पर उस तरह से बातचीत नहीं की जा रही, यही कोई ग्राउंड पॉलिटिक्स की बात होती है, किसी पोलिटिकल इशू पर हमारी असेंबली में बात होती है, चाहे PIA एयरलाइन का वाकया हो, अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम इदारों को सुनाई देता है और हमारी एयरलाइंस जो है वो बंद कर दी जाती हैं, सब कुछ कर दिया जाता है, कश्मीरियों की आवाज़ नहीं सुनी जाती। मेरे आप बात तो आपने बड़ी दर्द भरी कही है, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ तमाम लोगों की बड़ी सिलेक्टिव मेमोरी, सिलेक्टिव हियरिंग एंड सिलेक्टिव सेंसेस है। यही सिलेक्टिव सेंसेस है जिसकी बुनियाद के ऊपर यूनाइटेड नेशन का जो मकसद था बनने का, वो मकसद बिल्कुल गैर फाल होता हुआ नजर आ रहा है। किसी भी तरीके से वो मकसद पूरा होते हुए नजर नहीं आ रहा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया तो उसका मकसद ये था कि किसी भी मुल्क या 2 मुल्कों 3 मुल्कों के दरमियान कोई इख्तलाफ हो और वो इख्तलाफ एस्केलेट करता हुआ नजर आए तो फौरी तौर पर उसकी डी एस्केलेशन का पर्पस या उसकी डी एस्केलेशन के लिए यूनाइटेड नेशंस सामने बढ़कर आए। मुझे एक बात एकदम से खटकी। जनरल साहब ने शुरू में कहा कि हम ये दिन मनाते हैं ताकि हम दुनिया को बता सके कि ना कश्मीरी भूले और ना ही पाकिस्तानी भूले। बात तो बिल्कुल सच कही है जनरल साहब ने, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमें दुनिया को ये याद क्यों दिलाना पड़ता है कि हम भूले नहीं हैं। क्यों इस तरह की आवाज हम नहीं उठा पा रहे कि दुनिया को वैसे ही मालूम हो कि पाकिस्तान और कश्मीर इस नाइंसाफी को भूलने वाला नहीं है।
भारत खुद गया था प्लेबिसिट के लिए। हम लोगों ने नहीं बोला था कि प्लेबिसिट कराया जाए। हमारी नजर में तो पाकिस्तान की शाहरत था, और शाहरत पे आज दुश्मन पाँव रख के बैठा है और हम बड़े मजे से अपने बाकी रोजमर्रा के कामों में मसरूफ है। अक्सर औकात अफसोस होता है इस बात पे कि हमें याद दिलाना पड़ता है कि जी हम भूले नहीं हैं। अजीब बात यह है कि वो यूनाइटेड नेशंस जिसकी सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन की बुनियाद के ऊपर कश्मीर के अंदर प्लेबिसिट होना था, कश्मीर में डेमोग्राफिक चेंजेस नहीं हो सकती थी, कश्मीर में आर्म्ड फोर्सेस नहीं हो सकती थी, कश्मीरियों के अलग झंडे होने थे, यानी आजाद जम्मू कश्मीर का भी उस तरफ का भी, वो कश्मीरी आज महकूम हो गए हैं वाइल द यूनाइटेड नेशन वॉचेस। और एक तमाशाई के तौर पर, एक तमाशबीन के तौर पर यूनाइटेड नेशन साइड पे खड़ा होकर देख रहा है। हम लोगों को ये बात बावर कराना इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये जरूरी तो है, लेकिन यहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। जब आप एक वादा करते हैं और एक कौम से वादा करते हैं और उस वादे को नहीं निभाते, तो 1, 2, 3 मुल्क बदनाम नहीं होते, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी बदनाम होती है। और इसका फायदा लेकर जंगजुआना रवैये रखने वाले मुमालिक अपने नापाक अज़ाइम को आगे बढ़ाते हैं, और कश्मीर के हवाले से इंडिया ने भी यही किया। अब अफसोस की बात एक और भी है कि हमारे यहाँ जो मुबस्सिरीन है, या इवन हम भी टीवी में बैठ के कभी कभी कोई कश्मीर का दिन आ गया तो बात कर ली, वैसे हम लोग कश्मीर के बारे में बात नहीं करते। हम लोगों को तो एक पॉइंट बना लेना चाहिए कि हर प्रोग्राम के अंदर एक सेगमेंट कम कश्मीर का होगा, कश्मीरियों की आवाज उठाई जाएगी। वो नहीं, अगर हम नहीं आवाज उठाएंगे तो उनकी आवाज बनेगा कौन? ठीक है अनिका, आपने कुछ हमारी खुद एहतसाबी की तरफ भी इशारा दिया, जो कि एक बिल्कुल दुरुस्त नुक्ता है, जिसपे हर किसी को अपने अपने डिपार्टमेंट में रहते हुए, अपनी अपनी हुदूद में रहते हुए कश्मीर के हवाले से अपना अपना किरदार अदा करने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम ये करते हैं कि कश्मीर हमारी शहरग है, तो ये सिर्फ हमारी हुकूमत की शहरग नहीं है, हमारे इक़्तिदार में बैठे ऐवान में जो बैठे नुमाइंदगान हैं उनकी शहरग नहीं है। बतौर पाकिस्तानी आपको और मेरा भी कोई है, लेकिन वो दरख्वास्त, वो करारदाद जो कि अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूर हुई, वहाँ पर बहुत बड़ा एक सवाल निशान है। उन्हें अपना रोल प्ले करने की इस वक्त अशद ज़रूरत है, अगर उन्हें नजर आता है कि वाकई कश्मीरियों के साथ जुल्म से सितम ढाए जा रहे हैं। मुझे बढ़ना एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब गुज़िश्ता शब सानह मच के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत के लिए पहुँचे ज़रूर, लेकिन वहाँ पर हज़ारा बरादरी की जानिब से मुज़ाकरात नाकाम होने पर एक मुतालबे का इजहार किया गया और कहा गया कि जब तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब खुद वहाँ नहीं आते, उनके साथ उनके गम में शरीक नहीं होते, वहाँ आकर मजलूमों की दादरसी नहीं करते और इस बात की यकीन दहानी नहीं करवाते कि वो तमाम जितने भी कातिल हैं, मकतूल हैं, उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे, तब तक वो अपने प्यारों की तदफीन नहीं करेंगे। हम गुज़िश्ता रोज़ भी बात कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए, लेकिन आज चूँकि उनकी तरफ से मुतालबा सामने आया है, तो आज उन्हीं की आवाज़ बन के हम इस प्लेटफॉर्म से सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को वहाँ पर जाना चाहिए, उनके दरमियान मौजूद होना चाहिए। जनरल साहब, आपसे आगाज़ करेंगे, बताइएगा, जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को? जी बिल्कुल, जरूर जाना चाहिए। अगर एक कम्युनिटी जो कि पाकिस्तानी हैं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, उनको एक जख्म लगा, उनको एक आप कह लीजिए कि बेशुमार उन्होंने अपनी लाशें उठाई और आज वो फिर दुख में है, तकलीफ में है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं कि अगर प्राइम मिनिस्टर जाके कम से कम उनकी दिलजोई कर दें। बाकी तो जो जाने चली गई वो तो वापस नहीं आएंगी, लेकिन कम से कम उनको ये एहसास हो, उनके लिए ये एक पॉजिटिव चीज होगी कि मुल्क का सरबराह जो है वो उनकी बात सुनने के लिए वहां पे आया है। लेकिन बात यहां तक नहीं होनी चाहिए। मसला ये है कि ये हज़ारा जो कम्युनिटी है, ये सबसे ज्यादा जो इन्होंने सफर किया, उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये अपने शक्ल शबाहत से पहचाने जाते हैं और अदरवाइज तो किसी के मसलक का कोई मुंह पे नहीं लिखा होता, लेकिन इन बेचारों का ये मसला है कि आइडेंटिफाई हो जाते हैं और फिर इनके साथ ये ज्यादती होती है। अब इसको सामने रखते हुए इनके लिए एक मजबूत प्लान बनाने की जरूरत है, जहां इन लोगों को काम, जो भी जहां काम करते हैं, इनको सिक्योर एरियाज में काम करने दिया जाए या उनके लिए अरेंज किया जाए, ताकि ये बहुत दूर दराज ऐसे इलाकों में जो इनसिक्योर है वहां इनको जाना ना पड़े। इस कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक मजबूत तरीकाकार इख्तियार करना चाहिए, ताकि रोजगार भी इनका चल सके और इनको सिक्योरिटी भी रहे। हालात जो है वो लाजमी बात है कि फिर बिगड़ रहे हैं, उसके लिए जो और बाकी जो कुछ भी हमने करना है, अपनी इंटेलिजेंस रिवैम्प करनी है,
बॉर्डर सिक्योरिटी अगर इम्प्रूव करनी है, क्योंकि बॉर्डर्स का भी मैंने आगे भी जिक्र किया था कि वो भी एक मसला है कि अफगानिस्तान को खुश करने में हम मंडियां भी खोल देते हैं अपने बॉर्डर्स पे, जहां आना जाना फ्री हो जाता है। उनके क्रॉसिंग पॉइंट्स हमने 2 से पकड़ के 6 कर दिए हैं। तो ये अफगानिस्तान जो मुतालबे करता है हम पूरे करते जाते हैं। इसी तरह पीटीएम ने कहा जी कि चेक पोस्ट से कम कर दें, तो चेक पोस्ट से हमने लपेटनी शुरू कर दी। ये सारे काम जो है मेरा ख्याल इनको भी दोबारा कर देना चाहिए। जो हम बात कर रहे थे कल के नेशनल सिक्योरिटी प्लान से ज्यादा यहाँ पे एक एक्सेस का मसला है, जहां से आपको पता है कि ये 66 कैंप्स हैं दूसरी साइड पे, वहां से लोग आ रहे हैं, कर रहे हैं ये चीजें। तो ये नेटवर्क तोड़ने के बाद फिर हमें इन चीजों को रोकने की जरूरत है। और जो ये बेचारे जो हजारा कम्युनिटी है, इनको तसल्ली देनी चाहिए और इनके लिए सिक्योरिटी का इंतजाम करना चाहिए। और वो यही है कि इनको सिक्योर इलाकों में काम करने दिया जाए या इनके लिए इंतजाम किया जाए, वरना ये बेचारे इसी तरह ही सफर करते रहे। ठीक है। नासिर भाई शुक्ता साहब, जनरल साहब ने भी दुरुस्त फरमाया कि जिनके प्यारे गए यकीनी तौर पर वो प्यारे वापस नहीं आ सकते, लेकिन हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर के जाने से, चूंकि उनका मुतालबा है कुछ उनके जख्मों पर मरहम लग सके, कुछ उनकी दिलजोई हो सके। प्राइम मिनिस्टर को वैसे तो खुद से फैसला पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन अब जब मुतालबा सामने आया है तो जाना चाहिए उन्हें। मेरा ख्याल है उनको जाके वापस भी आ जाना चाहिए था। नमाज जनाजा में उनको शिरकत करनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर को। और इसकी मिसाल पहले मौजूद है हमारे पास, ऐसा नहीं है, कोई मिसाल नहीं है। राजा परवेज़ अशरफ जब प्राइम मिनिस्टर थे तो ऐसा ही वाक़या हुआ था, बसों से उतार के शनाख्ती कार्ड चेक कर करके लोगों को कत्ल किया गया था, लोगों को स्लॉटर किया गया था। तो उसके बाद जब वो धरना हुआ और मुतालबा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर आए, तो राजा परवेज़ अशरफ गए, वहाँ बैठे उन्होंने, उसके बाद मामला, और उसके बाद सिक्योर सिस्टम शुरू हुआ एक, मुझे याद है कि उनकी बसों के साथ एक बस चलती थी, उनकी आगे पीछे गाड़ी चलती थी जब वो जाया करते थे। मच के बारे में मैंने कल भी कहा था, आज फिर मैं कह रहा हूँ कि वो सिक्योर एरिया है। उसको गलत समझा गया कि एक बार सिक्योर करने के बाद दूसरी बार। सिक्योर एरिया का मतलब ये है कि आप बार बार वहाँ ऑपरेशन करते हैं, वहाँ बार बार आप तलाश करते हैं दहशतगर्दों को। ये कैसे पहुंच गए वहाँ पर, अभी तक इसकी इंक्वायरी की भी बात नहीं हुई। ये कैसे पहुंच गए, कैसे इन्होंने लोगों की कतारें लगाकर वहाँ पर शनाख्ती कार्ड चेक किए और लोगों को अलग किया, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को जाकर वहाँ उनके जो मुतबरीन हैं उन सबसे मिलना चाहिए। बहुत बहुत ख़तरनाक मंजरनामा है, 5 लड़के एक एक ख़ानदान के शहीद हो गए हैं, स्लॉटर किया गया है उनको, और वहाँ सिर्फ औरतें बाकी रह गई हैं। वहाँ से जाएं, मिलें, उनकी दिल जोई करें, मरहम रखें, उनको बताएं कि हम क्या कर रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर अच्छी तरह बता सकते हैं कि उनके प्लान क्या हैं। उनको एक बिल्कुल सिक्योर एरिया, अगर जनरल साहब बता रहे हैं, आप कैसे फराहम कर सकते हैं? ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में हर इलाका सिक्योर होना चाहिए, हर इलाका महफूज होना चाहिए, हर शहरी के लिए महफूज होना चाहिए, लेकिन नहीं है ऐसा। तो फिर यकीनी तौर पर कुछ ऐसे इलाके बना दें आप कि जहाँ पर लोग आराम से जाएं, काम करें और अपने घरों को वापस आएँ, घरों को लाशें ना आएँ, जिंदा बंदे वापस आएँ। अनिका, आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई है आर्मी चीफ की ज़रिए सदारत, और कहा गया कि शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। फ़ौज में सियासी जुमलेबाजी नहीं होती, लेकिन उनके मुख्तसर से अल्फाज हमें ये बता देते हैं कि वो कितने डिटर्मिन्ड हैं अपने मकसद को लेकर। तो हमारे बलोची बहन भाइयों को ये भी नहीं हरगिज़ भूलना चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जहाँ पर बात आती है उन्हें जाना चाहिए। ज़रिया बिलाशुबा जाना चाहिए। बलूचिस्तान की बहू होने की हैसियत से मेरा दिल इस टाइम पर बहुत शदीद रंजीदा है, इसलिए क्योंकि ये हजारा बरादरी जो है ये बहुत ज्यादा फॉरवर्ड लुकिंग, बहुत ज्यादा तरक्की पसंद किस्म की कौम है। इनके बच्चों में बेशुमार टैलेंट पाया जाता है, वो टैलेंट जो कि शायद हमें मुल्क में कहीं नजर ना आए, ये हजारा बच्चे इनके बच्चों में नजर आता है। और ये बड़ी वो बाकी कम्युनिटीज से बलूचिस्तान में बड़ी मुख्तलिफ है, थोड़ी लिबरल भी है, इसके अलावा कौमी धारे का हिस्सा भी बनना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स हमारे बहन भाई हैं, हमारे दिल के टुकड़े हैं, इसलिए क्योंकि हमारे लिए तो बलूचिस्तान एक इंतहाई अहमियत का हामिल सूबा है, जिस सूबे के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। बलोच बहन भाई, वहाँ के पख्तून बहन भाई, हजारा बहन भाई हमारे दिल के बहुत करीब हैं। मुझे याद है तकरीबन 2013 की बात थी, उस टाइम पर भी हजारा कम्युनिटी के कत्लेआम हुआ। उसके बाद कराची में इन्होंने सड़कें रोकी, मैयतें कोयटा में भी रख दी, तकरीबन 70-80 के
करीब उस टाइम पर भी मैयतें थी, उन्होंने तदफीन करने से इनकार कर दिया था। बड़ा दर्दनाक और कहर वाला एक मंजर होता है। ज़रियाब, आप सोचिए कोई प्यारा हमसे जुदा हो जाए और हम लोग इस बात पर हमें इस बात पर स्टैंड लेना पड़ जाए कि हम तदफीन नहीं करेंगे जब तक हमें ये अश्योर ना कराया जाए कि जो जिंदा बच गए उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी की क्या सूरत हाल है। तो वजीर आजम साहब को जाना चाहिए, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं। वजीर आजम साहब को की जिम्मेदारी है, रियासत मदीना की बात है, रियासत मदीना में सबसे जो सरबराह होता है वही जिम्मेदार होता है। अमीर, जब तक आपके अपने प्यारों की लाश सामने रखी हो, जैसे खाकी आपके सामने रखा हुआ, आप हर लम्हा एक नए कर्ब से गुजरते हैं। वो इस बात पर डटे हैं कि जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं आते हम तदफीन नहीं करेंगे। मेरे कानों में तो वो उस खातून के वो अल्फाज गूंज रहे हैं कि मेरे घर में अब कोई मर्द बाकी नहीं है जो इन जनाजों को लहद में उतार सके। नहीं बचा। आज से कुछ 60-70 साल पहले कुछ सवालात उठाए थे साहिर लुधियानवी ने। उसने कहा था कि जहान कोहना के मफलूज फ़लसफ़ा दान, आज भी हमारे फ़लसफ़ा दान और इस मुल्क के ऐसे दानिश्वर जो सही बात नहीं कर रहे हैं वो आज भी मफलूज है। उसने कहा था जहान कोहना के मफलूज फ़लसफ़ा दानों निज़ाम नौ के तकाजे सवाल करते हैं, ये शाहराएं इसी वास्ते बनी थी क्या कि इन पे देश की जनता सिसक सिसक के मरे। ये आप अभी हम उसामा नदीम सती, अभी हम उसकी बात कर रहे थे कि 3-4 दिन के बाद ये वाकया वहां हो गया। तो वो आज इमरान खान साहब की एक ट्वीट चल रही थी सोशल मीडिया पे, जो 2013 में हज़ारा बरादरी का एक वाकया हुआ था। तो इमरान खान साहब ने सवाल किया था उस वक्त कि स्टेट कहां है। लोग आज उनसे पूछ रहे हैं इमरान खान साहब स्टेट कहां है। स्टेट, रियासत वजूद में क्यों आती है? रियासत वजूद में आती है सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए, वरना बेकार है रियासत, नाकाम है रियासत। और वो मकसद है कि वो अपनी हदूद के अंदर रहने वालों की इज्जत व आबरू और जानो माल की हिफाजत कर सके। अगर वो रियासत ये ना कर सके तो वो चंद लकीरों का नाम है जो सरहद की सूरत में खींची जाती हैं नक्शे पे। वो रियासत नहीं है, वो झूठ है, वो फ्रॉड है। तो इस रियासत के अंदर झूठ और फ्रॉड है, ये कोई रियासत नहीं है। एक के बाद एक वाकया। आप एक ही दफा क्यों नहीं कारपेट बॉम्बिंग कर देते हजारा बरादरी के ऊपर? छोटी सी जगह है। मैं तो उनका वो बहिश्ते ज़ारा, वो कब्रिस्तान देख कर आया हूं कोयटा में। आप उस कब्रिस्तान में जरा जाके देखें तो सही कि लोग दफन है, बेटा, बाप, भाई, 4-4, 5-5 वो रिश्ते साथ जुड़ के दफन है। और वहां से जो हौल उठता है उस कब्रिस्तान में जाके, और छोटी छोटी बच्चियां आप जाके देखें उस बहिश्ते ज़ारा कब्रिस्तान में, जो कब्रों से लिपट कर सुबह आती हैं और कब्रों से लिपट कर सारा सारा दिन रोती हैं और शाम को वापस चली जाती है और अगले दिन एक और जनाजा लेकर आती है। भाई कारपेट बॉम्बिंग करो, खत्म कर दो, मार दो इस नस्ल को। कई दफा नस्ल कुशी हुई है इस दुनिया में, जेनोसाइड बड़े बड़े जालिमों ने किए हैं, भूल गई तारीखों ने। आप एक जेनोसाइड कर दो, भूल जाएंगे हम, तारीख भूल जाएगी कि हजारा का जेनोसाइड हुआ था इस मुल्क में। तो जेनोसाइड कर दो। ये आए रोज लाशें उठाते हैं, वो रखते हैं सड़कों पर, चौराहों पर, बंद कर देते हैं। चलिए वफाक से कोई जहाज उड़ा कर जाता है और बयान अमीर, आयशा आपकी तरफ आऊंगी। 11 अगस्त 1947 कौमी कानून असास असम्बली से मोहतरम कायद ने खिताब किया, तो उन्होंने यही कहा था कि किसी भी हुकूमत की पहली तरजीह अमन आमा का क़याम होना चाहिए। हमारे मुल्क में इस वक्त आपको अमन नजर आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए। ज़रिया, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो गम से निढाल हज़ारा बरादरी बैठी है, जो दुख भरी कहानियां वहां से सामने आ रही हैं, जो बीत रही है उनके ऊपर, जो अपने तहफ़्फ़ुज़ को लेकर गैर यकीनी का शिकार है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक मुझे यकीनी खबर पहुंची नहीं अभी तक। उनको पता ही नहीं चला होगा, या फिर ये पोजीशन में फ़र्क है और अपोजिशन में, कि वो अपोजिशन में थे तो अगले दिन रियासत की तलाश में थे, आज वो रियासत लेकर बैठे हैं तो उन तक ये आवाज़ नहीं जा रही है। ये जो अमीर अब्बास साहब बात कह रहे थे और हम जो इससे पहले हिस्से में गुफ्तगू कर रहे थे, हम दुनिया में कहां स्टैंड करते हैं, हम अपने घर में क्या कर रहे हैं जब हम कश्मीर की बात करते हैं। हज़ारा बरादरी, जो मुझे अपनी हालिया तारीख में अपने काम के साथ ये याद है, 2005 से अब तक हर 2-4 साल बाद ये इसी तसलसल से वाकयात होते हैं। 2005 में हुए, 8 में यहां से हज़ारा बरादरी के नौजवान चले गए जिनके घरों में कुछ नहीं बचता। 15 में जब वाकयात हुए तो कुछ लड़कियां यहां से बाहर चली गई जो आज वहां पर हैं कि उनके घर के मर्द नहीं बचे थे। 18 में रियासत ने यकीन दहानी करवाई थी। 13 का भी अमीर अब्बास जिक्र कर चुके। मतलब है हर चंद दिनों बाद ये वाकयात होना। आप क्यों हज़ारा कहते हैं, क्यों बलोच कहते हैं? इंसानियत का कत्ल हो रहा है। जिस माशरे में इंसानी जान की हुर्मत ना बचे, क्या वहां कुछ बचता है?
ये इंसानियत का कत्ल है और उसके बाद उस हर एक पाकिस्तानी का कत्ल है। हम सब जिम्मेदार हैं। बात वहां तक नहीं रहेगी। जब कभी वजीरिस्तान में कुछ होता था, जब खुदकुश हमले होते थे, ये जिम्मेदारी है बहैसियत रियासत और फिर बहैसियत हुकूमत। ये बात वहां नहीं रहती जहां से शुरू होती है, ये आगे जाती है। मैं इसे कहूंगी, जब खून लग जाता है फिर वो रोका नहीं जाता। जिनके हाथ में ये बंदूकें हैं, इनको तो यहाँ पर इजाजत नहीं होनी चाहिए। ये ढूंढे जाने चाहिए ये जहां जहां मौजूद हो। कैसे इजाजत दी जा सकती है कि आप घर के घर और खानदान के खानदान उजाड़ दें और फिर वो सिर्फ इस आस पर बैठे हैं, किस यकीन दहानी की आस पर बैठे हैं जनाजे रख के कि वजीर आजम इमरान खान आए और ये यकीन दहानी करा दें कि हमारी जानें महफूज होंगी इस सरजमीन पर। वो क्या ज्यादा मांग रहे हैं? जनाजे रख के बैठे हैं। बिल्कुल, मैं मुख्तसर और मांग किससे रहे? तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत से जो इंसाफ का दावा करके आई थी। दे भी क्या सकते सर? बिल्कुल, तमाम तर तनकीद अपनी जगह बजा, लेकिन हम इन तनकीदों को, इन शिकवे शिकायतों एक तरफ रखकर रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कि अपनी मसरूफियात को एक तरफ रखें और कोशिश करें कि जितना जल्द आप जाके हज़ारा बिरादरी के गम में उनके साथ शरीक हो सकते हैं उतना बेहतर होगा, ताकि वो अपने प्यारों की मैयतों को लहद में उतार सके। मुझे बढ़ने एक की तरफ साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कर्क में जलाए जाने वाले मंदिर के वाक़े पर इसको नोटिस केस की समाअत की और दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि जिन लोगों ने मंदिर को जलाया उनसे पैसे लिए जाएं। जब तक उन लोगों की जेब से पैसे नहीं निकलेंगे ये दोबारा से काम इसी तरह से करते रहेंगे। लिहाजा ये जो इक़दाम आज लिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, क्या इस तरह के इक़दाम से, इस तरह के फैसले से मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात को रोका जा सकता है? उनका तदारुक करना कि इस तरह से आसान हो पाएगा? नासिर चौथाई से फरमाइएगा, एक बेहतर फैसला है, लेकिन आप समझते हैं कि जिस तरह से हमारी आवाम के जज्बात हैं या हमारा रवैया है बहैसियत कौम, हम रोक सकते हैं, काबू पा सकते हैं इस किस्म के वाक़यात पर? देखिए, ये डिस्करेज तो होगा अगर इस तरह मुलजिमों पर बाकायदा जुर्माने आयद किए गए और उसकी कीमत वसूल की गई पूरी रिकन्स्ट्रक्शन की। लेकिन इसके लिए हमें माइंडसेट बदलना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, हमें माइंडसेट बदलना होगा। हमें वो ज़हनी अजियत पसंदी, तशद्दुद पसंदी और वो नफ़रत ख़त्म करना होगी जो बाज़ जहनों में है, अभी तक है। आपका नेशनल एक्शन प्लान वगैरह जो कुछ भी है वो तो साइड पे रखा हुआ है। ये पल रहे हैं, पाले जा रहे हैं ये। और आप देखें, एक तरफ मच होता है, एक तरफ करक होता है, एक तरफ सती होता है और एक तरफ एक बच्ची का अगवा होता है, उसको गैंग रेप किया जाता है खानेवाल में, उसके घर के अंदर। क्या हो रहा है? हम जा कहाँ रहे हैं? हमारी समत क्या है? हम बेसमत हो गए। हम बात ये है। तो बहुत अच्छी बात है कि मौलवी शरीफ नाम उस बंदे का, कि उससे तमाम वाजिबात लिए जाएं। पुलिस क्या कर रही थी जो वहाँ तानियात थी? मतरूका इमलाक का वक्फ बोर्ड, ये भी सवाल किया सुप्रीम कोर्ट ने कि मतरूका इमलाक का वक्फ बोर्ड जो है वो क्या कर रहा था, उसने किस तरह तहफ़्फ़ुज़ किया उसका? हुकूमत क्या कर रही थी? सरकार क्या कर रही थी जो वहाँ तानियात थी उसकी हिफाजत पर? हालात के पेश नज़र क्यों हट गए वो? क्यों मुअत्तिल कर दिए? ये मुअत्तिली से बात नहीं चलेगी। देखिए, कोई भी इबादत गाह, मस्जिद, मंदिर, गिरजा, कलीसा, कोई भी इबादत गाह, उस पर हमला करना, उसको जलाना हमारी बुनियादी शरीयत के ख़िलाफ़ है। कायद आज़म के बुनियादी तकरीर के ख़िलाफ़ है जो उन्होंने 11 अगस्त को की थी, उसके ख़िलाफ़ है और हमारे आइन के ख़िलाफ़ है। 3 बड़ी खिलाफ वर्जियाँ आप कर रहे हैं। सही। मीसाक़ मदीना से लेकर आइन पाकिस्तान तक, और आप ठंडे घूम रहे हैं आप। तो इनको तो पकड़ा जाए, इनको सजा भी दी जाए और इनसे पैसे भी लिए जाएं। अमीर, एक इशारा जो नासिर चौथाई साहब ने किया पुलिस के मुअत्तल होने पर, मैंने वो यहाँ पर भी जरा अपडेट कर रखा था कि मैं इस पर ज़रूर आऊँगी। जब पुलिस अफसरान को मुअत्तल किया जाता है तो मुअत्तली पे छुट्टी मिलती है। ऐसा नहीं होता कि उनकी जो तनख्वाहें हैं उनमें से कोई कटौती हो रही हो। मतलब मुझे तो ये लगता है कि मुअत्तल कर देने से आप तो छुट्टियों पर भेज देते हैं मुलाजिमीन को। जी हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह से होता है। OSD करते हैं। OSD का मतलब क्या होता है कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। वो अपने किसी CSP ऑफिसर कुलीग को कॉल करेगा जिसकी मरी में पोस्टिंग होगी या कहीं एबटाबाद या नथिया गली में पोस्टिंग होगी। वो कॉल करेगा, फैमिली को लेकर यहाँ आ जाएगा और यहाँ छुट्टियां गुजारेगा। और हम समझ रहे होंगे कि रियासत ने हिसाब बराबर कर दिया। शर्मनाक है, शर्मनाक काम करते हैं। आप जरा वाकयात गिनना तो शुरू करें। 2009 में वाकया हुआ था, मैं खुद उसको उस वक्त रिपोर्ट कर चुका हूं।
40 खून रेस वाकया था गोजरा में। 40 मसीही घरों को नजर आतिश कर दिया था पाकिस्तान के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मुसलमानों ने। 40 घरों को किधर गया वो बताएं। याद या बैठे हैं आपके साथ सारे मुअज़्ज़िज़ लोग, किसी को याद है कि इस रियासत ने उनको निशान इबरत बनाया हो? 2013 में लाहौर में जोसेफ कॉलोनी में वाकया हुआ था, इंतहाई हौलनाक वाकया, इसी तरह से जला दिया था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मुसलमानों ने। क्या बना? कुछ नहीं होगा। बड़ी रियायत में बहुत बड़ा फैसला है ये तो भाई। इनसे वाजिबात, और भाई इनको लटकाओ। वाजिबात वसूली कौन सी बात हुई? बहुत रियायत कर रहे हैं जी, बड़ी सजा दे रहे हैं इनके साथ कि जिनसे वाजिबात वसूल किए जाए। इनको लटका। आप आज एक सड़क बनाना शुरू करें जो अवामी फलाह का मंसूबा है, उस सड़क के रास्ते में अगर कोई मस्जिद आ जाए मुसलमानों की और रियासत कहे कि इस मस्जिद को यहां से हम खत्म करके और थोड़ा साथ बना देते हैं एक अवामी फलाह के मंसूबे के लिए, मुसलमान इस मुल्क का तूफान बर्पा कर देगा, फतवे लगा देगा रियासत के ऊपर। और तुमने जाके एक इबादत गाह को किसी मजहब की जला दिया और तुम्हें जुर्माना देके तुम्हें छोड़ दिया जाए। ऐसे नहीं होगा, काम नहीं रुकेगा इस तरह से। दुनिया में तमाशा बन रहे हैं हम, बन चुके हैं हम तमाशा। और हमारे यहां मिसाल और मोदी भी तो ये कर रहा है। ठीक है पॉइंट आपका आ गया। मेरे पास वक्त मुख्तसर सेगमेंट के लिए। आयशा, जिस काम के लिए किसी मजहब की तज़हीक की इजाजत हमारा दीन हमें नहीं देता, तो हमें जो कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा है, हम कैसे इन वाक़यात को रोक सकते हैं मुस्तक़बिल में? हम रोक तो ऐसे सकते हैं अगर ये यकीन हो हर गलत इंसान को, गलत करने वाले को, कि उसको कानून पकड़ेगा और उल्टा लटका देगा, तो फिर तो ये रुक सकता है। अदरवाइज ये जो बात है, जो हुक्म है, ये आपको बता दूं, खुद रमेश कुमार साहब आज ये बता रहे थे कि मुल्जिम मौलवी शरीफ ने 1997 में इस समाधि पर यही कुछ किया था। अदालत ने तब हुक्म दिया था मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड को इस समाधि को तामीर करने का। ये बहाल नहीं हुई, ये हिंदू कम्युनिटी ने खुद ही बहाल की, इसको चला भी वो रहे थे। तो ये है हमारा माजी, आज से 22 साल पुरानी बात बता रही हूँ। वही काम उस शख्स ने दोबारा ये किया है। ये जो अभी अमीर साहब भी बात कर रहे थे, मसला सारे का सारा ये है, यहाँ पे मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट सवाल कर रही है। हुकूमतें कहाँ हैं? उसके अपने लोग जो उसके नीचे जमीनें उन पर कब्जे करके बैठे हुए हैं। हम दुनिया को इसके ऊपर आपके हमारे सामने जो वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल मजम्मत कर रहे हैं। हमारा क्या चेहरा दुनिया के सामने जा रहा है? हम ना मजहब की लाज रख पा रहे हैं, ना अपने आइन की लाज रख पाते हैं, ना कानून की रख पाते हैं। ये कैसे रुकेगा? ये ऐसे रुकेगा कि जब लोगों को यकीन हो कि वो कानून की गिरफ्त में आएंगे। किस कानून की गिरफ्त में आएंगे? जिसकी पुलिस इस्लामाबाद में कत्ल कर दे नौजवान का, कराची में गोलियों के नीचे मार दे और फिर कहे कि दहशतगर्द है, मुल्तान में पकड़े ना जाए कोई। निजाम का निजाम चौपट हो रहा है। जिन्होंने लोगों को पकड़ना है वो खुद वो काम कर रहे हैं। उनको निजाम के नीचे लाओ। जैसे कि केपी पुलिस के सरबराह कोर्ट को बता रहे हैं कि एसपी डीएसपी समेत 92 एहलकार मुअत्तल कर रहा हूं। क्या होगा? जी 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 बिल्कुल, आपने खुद आगे कह दिया। हमारे सामने तो हर बात जाके वहां खड़ी हो रही है कि बंद गली है, कोई रास्ता दिखता है जहां से निकल के इंसानों की दुनिया में जाया जा सके। रही अनीका, ज़रियाब, रियासत होगी माँ के जैसी, और माँ कभी अपने बच्चों में तफरीक नहीं किया करती है। माँ का कोई एक फेवरेट नहीं हुआ करता कि बस ये जो मर्जी करता रहे, घर के बाकी हिस्सों को, बाकी बच्चों को आग लगाता जाए, घर के बाकी बच्चों की जो चीजें हैं उनको जलाता रहे, और माँ चुप करके खामोश तमाशाई बनी रहे। ऐसी माँ के अपने हाथ पर खून लिखा होता है और वो पूछा जाता है मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। तो फिर यहाँ जो सब्ज हिलाली परचम के साइड पे व्हाइट कलर के झंडे का जो माइनॉरिटीज को डिपिक्ट करता है, वो हमसे सवाल करती हैं। मेरी बहुत सारी दोस्तें जो कि गैर मुस्लिम हैं, वो मुझसे सवाल करती हैं कि आपका पाकिस्तान जिसके अंदर झंडे में हमें जगह दी गई है, असल में इस धरती पे हमारे लिए किधर जगह है? ये सवाल मुझे इसलिए बहुत ज्यादा ब्रेक करता है क्योंकि मुझे ये मालूम है कि रियासत मदीना के अंडर जितने भी नॉन मुस्लिम्स थे वो प्रोटेक्टेड थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम के यहूदियों को भी प्रोटेक्शन दिया करते थे। तो हमारी तो एक पाकिस्तान, एक इस्लामी मुल्क और एक कायदे आज़म के बनाए हुए मुल्क होने की हैसियत से जिम्मेदारी बनती है कि हम इनको प्रोटेक्शन दें। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया, मेरी नजर में ये सवाल करना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि रेवोल्यूशन नहीं एवोल्यूशन से मामला हल होते हैं। रेवोल्यूशन नहीं, एवोल्यूशन से मामला हल होंगे। मेरे पास इनका कॉपरेट कीजिए, पॉइंट आपका आ गया। जनरल साहब क्विकली प्लीज। मैं समझता हूँ अच्छा हुआ जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका फौरन नोटिस ले लिया, वरना तो ये बात दब जाती
और अब मैं समझता हूं कि इस पे कानून साजी होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा गया कि इन लोगों को अगर आपने अरेस्ट किया तो कल इनकी जमानतें हो जाएंगी। इसके लिए जब कानून आपके पास वो नहीं है जिससे कि इन लोगों को वो सजाएं दी जा सकें, तो फिर फिलहाल तो जुर्माने दिया जाएगा, लेकिन हुकूमत को सोचना चाहिए, सियासतदानों को सोचना चाहिए, इसके ऊपर कवानीन बना के तो इस चीज को रोकने के लिए जरा सख्ती की जाए। ठीक है, मैंने क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है, आपने कहा कि एक कमेंट मैं कर दूं, जो लोग बड़ी तवक्को रखते हैं ना, जरा उनके होश ठिकाने आ जाएंगे। जब ये सानिया गुजरा हुआ था तो अहमद रजा ताहिर थे, आरपीओ फैसलाबाद डीआईजी थे, और इमरान सिकंदर बलोच डीसीओ गुजरा थे। जस्टिस इकबाल हमूदुर रहमान की एक कमीशन रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि इनको सजा दी जाए। इमरान सिकंदर बलोच को सस्पेंड किया गया, बाद में अगले साल 2010 में प्रमोट कर दिया गया, और अहमद रजा ताहिर को भी सस्पेंड किया गया, शहबाज शरीफ का जमाना था, बाद में प्रमोट कर दिया गया। ये है गंदी। बिल्कुल, तैनातियों और तबादलों से मामलात बेहतर वाले नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो कदम उठाया गया, जो फैसला लिया गया, यकीनी तौर पर काबिल सताइश है, लेकिन कानून की अमलदारी से ही इन वाकयात को रोका जा सकता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।